हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू दी हेरिडिटरी डिजीज़, और उसका आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में भी पूरा नहीं हो पाएगा, पार्ट 3 भी लाना पड़ेगा इसका, तो तीसरा पार्ट भी आएगा आपका। तो 3 पार्ट में आपका हेरिडिटरी डिजीज़ होगा मैन में, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर 3 है, और ये लेक्चर आपका मतलब थोड़ा सा डिलेड हो रहा है अपलोड होने में, क्योंकि इससे पहले आपका दूसरा लेक्चर अपलोड हो जाएगा। जो मैंने आपका सेल सिग्नलिंग वाला लेक्चर है ना, वो इससे पहले अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसके बाद होगा, बट ये लेक्चर नंबर 3 है, और वो लेक्चर 4 5 है, उसमें 2 हैं, और इसमें आपका लेक्चर 2 3 और लेक्चर 6 जो होंगे वो इसके होंगे, हेरिडिटरी डिजीज इन मैन, ठीक है। और ये आपका ग्रुप का लिंक है, ये आपके चैनल का लिंक है, ये मेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी और मेल आईडी। तो जहाँ भी कन्वीनियंट लगे सवाल पूछो, डाउट जो भी हैं आपके, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स दूर हों, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो डिजीज़ आगे की देखते हैं, हंटिंगटन कोरिया। हंटिंगटन कोरिया, ठीक है। इसके बाद और भी देखेंगे, मार्फन सिंड्रोम देखेंगे, है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, तो वो सब मैं बताऊँगा, ठीक है। तो एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हंटिंगटन कोरिया जो है आपका, ये होती है आपका क्रोमोसोम नंबर 4 पे, ठीक है। तो हमने इसको कैटेगराइज करा था आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट में, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 4 पे प्रेजेंट होता है। तो देखो, हंटिंगटन कोरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था हंटिंगटन। सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर जॉर्ज हंटिंगटन, हंटिंगटन इन 1872, ठीक है। तो 1872 में डिस्कवर। और कोरिया का मतलब होता है कि शेकिंग मूवमेंट, बॉडी में जो मूवमेंट होता है ना, इसमें जैसे ऐसा लगता है कि डांस कर रहा है बंदा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जर्की और शेकी मूवमेंट होता है, तो इसलिए हम उसको कोरिया बोलते हैं। तो ये डिजीज़ जो है ना, बेसिकली ये होता क्या है कि क्रोमोसोम नंबर 4 जो है, इस पर एक जीन प्रेजेंट होता है, HTT जीन करके, ठीक है। ये जीन जो होता है आपका, ये कोड करता है हंटिंगटन प्रोटीन को। किसको कोड करता है? इट कोड्स फॉर हंटिंगटन प्रोटीन, ठीक है। और इस हंटिंगटन प्रोटीन को नॉर्मली कोड करता है। तो नॉर्मल ये हंटिंगटन जो प्रोटीन आपका, ये रिस्पॉन्सिबल होती है केमिकल सिग्नलिंग, ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स, है ना, और प्रोटीन बिल्डिंग वगैरह, इन सब में इसका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। बट होता क्या है कि मान लो इसमें एनोमली हो गई, कोई म्यूटेशन हो गई या कोई एनोमली हो गई, तो ये जो नॉर्मल हंटिंगटन प्रोटीन है ये डिफेक्टिव हो जाती है। तो इसकी जगह बनती है पोलीग्लूटामीन। क्या बनती है? पोलीग्लूटामीन। तो ये जीन जो ये बना रहा था, अब डिफेक्ट होने की वजह से जीन में आपका अब ये बनाने लग गया पोलीग्लूटामीन, ठीक है। ये पोलीग्लूटामीन जो होती है आपकी, ये न्यूरोपैथोलॉजिकल चेंजेस कॉज करती हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। सो दीज कॉजेज न्यूरोपैथोलॉजिक चेंजेस इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में न्यूरोपैथोलॉजिकल चेंजेस कॉज करते हैं। और जो गाबा होता है, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, उसकी सिग्नलिंग में भी आपका ये इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा होता है कि HTT जीन है, क्रोमोसोम नंबर 4 पे प्रेजेंट है, और ये जीन नॉर्मली हंटिंगटन प्रोटीन को कोड करता है, लेकिन म्यूटेशन हो गया, एनोमली हो गई, तो इसने बनाया फिर पोलीग्लूटामीन, और ये पोलीग्लूटामीन आपका न्यूरोपैथोलॉजिकल चेंजेस कॉज करती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है, बेसिकली बेसल गैंग्लिया में। तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसकी वजह से जो सिम्टम्स आएंगे वो आपका जो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगी, है ना, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगी, कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स आएंगे, तो वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दो दो पॉइंट लिखते हैं। सो इट इज़, डिफाइन करते हैं इसको, इट इज़ अ न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर दैट कॉजेज प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन of nerve cells in the brain, ठीक है, स्पेशली डैमेज इन बेसल गैंग्लिया, ठीक है। एंड ये हमने देख लिया। तो इसमें होता क्या क्या है कि, मतलब मैकेनिज्म मैं इसका बता देता हूँ। यही मैकेनिज्म है बेसिकली, कुछ नहीं है। मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो इट इज़ कॉज्ड बाय abnormal behavior of, या abnormal expression of फोर्थ क्रोमोसोम एंड HTT जीन, ठीक है। एंड नॉर्मली यही लिख लो, नॉर्मली HTT कोड फॉर हंटिंगटन प्रोटीन. This huntingtin protein is responsible for the chemical signaling, transporting
मटेरियल्स है ना, प्रोटीन बिल्डिंग वो सब, बट इसमें आपका क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ या एबनॉर्मेलिटी आ गई, तो इसकी वजह से आपका एच टी टी जीन म्यूटेट्स, एच टी टी जीन म्यूटेट्स एंड मेकिंग अ डिफेक्टिव, एक सेकेंड ऊपर कर देता, मेकिंग अ डिफेक्टिव प्रोटीन and that defective protein is known as polyglutamine, polyglutamine, ठीक है. So these polyglutamine causes neuropathological changes in cerebral cortex and also involves in disruption of GABA, ठीक है. ये न्यूरोहिबिटरी मतलब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है आपका, जो ब्लॉक करता है स्पेसिफिक सिग्नल को सेंट्रली सीएनएस के थ्रू, जैसे एंटी एंजाइटी, एंटी सीजर, वो सब इसका काम है, ठीक है. तो उसमें भी डिफेक्ट आता है. तो इतना समझ में आया. अब मैं इसका बताता हूँ आपको कि क्या क्या इसकी सिम्टम्स क्या क्या होंगे और क्या इसकी आउटकम्स है, ठीक है. तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं इसकी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है. तो 3 तरह से हम इसको देखेंगे. मैंने आपको बोला पहले फिजियोलॉजी को बताऊंगा, मतलब मूवमेंट डिसऑर्डर्स बताऊंगा कुछ. अगर किसी बंदे को हंटिंगटन कोरिया तो उसमें मूवमेंट डिसऑर्डर्स होंगे. उसके अलावा उसमें कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स होंगे, कॉग्निटिव थिंकिंग है आपकी, उसमें डिसऑर्डर हो जाएंगे. और तीसरा मैं इसमें आपको बताऊंगा साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, ठीक है भाई. तो 2 पॉइंट लिख लें. मूवमेंट डिसऑर्डर में तो मैंने आपको बताया कि जर्की और रीदिंग मूवमेंट होते हैं, जिसको हम कोरिया बोलते हैं बेसिकली, है ना. और मसल की जो रिजिडिटी होती है उसमें डिस्टोनिया हो जाता है. और आई का मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है ना. और जो गेट होता है बंदे का, जो चलने का जो ढंग होता है, उसमें इम्पेयरमेंट हो जाता है. पोस्चर वगैरह, बैलेंस वगैरह सब प्रॉब्लम हो जाती है. और स्पीच करने में, स्वेलिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है. तो वो सब आपके मूवमेंट में लिख लो, ठीक है. सो लिख लो डिफ़िकल्टी इन स्पीच एंड swallowing और इनवॉलेंट्री जर्किंग एंड रीदिंग मूवमेंट, इसी को हम कोरिया बोल रहे हैं, ठीक है. और मसल रिजिडिटी ठीक है, हो जाती है आपकी. और उसके बाद स्लो एंड एबनॉर्मल आई मूवमेंट, ठीक है. आई मूवमेंट आपका. फिर इम्पेयर्ड गेट पोस्चर एंड बैलेंस, ठीक है. तो ये सब आपका हो गया मूवमेंट डिसऑर्डर में. और अगर हम कॉग्निटिव डिसऑर्डर की बात करें तो कॉग्निटिव टास्क जितने भी होंगे आपके, उसमें जैसे फोकस करना है किसी चीज़ पे, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, तो उसमें प्रॉब्लम आएंगी, है ना. और मान लो कुछ सोच रहा है तो सोचते रहेगा लंबे टाइम तक, कुछ कर रहा है तो करते ही रहेगा लंबे टाइम तक, तो स्टक कर जाता है ना. तो ये सब कॉग्निटिव है. और कभी कभी इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है बिना बात के, है ना. और कभी कभी नहीं होता है, कोई इमोशनल बात हो रही है तो भी ये नहीं एक्सप्रेस करेंगे. और कोई चीज़ अगर इनको आप सिखाओ तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, लर्निंग एबिलिटी इनकी कम हो जाती है. तो यही सब लिख लो इसमें. सो डिफ़िकल्टी इन लर्निंग न्यू थिंग्स, ठीक है. और डिफ़िकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग टास्क्स, ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग कर लो या फोकसिंग कर लो, ऑर्गेनाइजिंग फोकसिंग टास्क, ठीक है. तो उन सब पे. और टेंडेंसी टू गेट स्टक ऑन अ थॉट या एक्शन, ठीक है, उस पर स्टक कर जाएंगे. और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल दैट कैन रिजल्ट इन आउटबर्स्ट, लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल दैट कैन रिजल्ट्स इन आउटबर्स्ट, ठीक है. तो ये आपके कॉग्निटिव में लिख सकते हैं. देन उसके बाद आपके साइकेट्रिक की अगर हम बात करें तो साइकेट्रिक में सबसे कॉमन होता है आपका साइकोलॉजिकल में डिप्रेशन हो जाता है ना. तो डिप्रेशन हो जाएगा, इरिटेशन रहेगी, इनको हमेशा परेशान रहेंगे और किसी के साथ सिंपैथी वगैरह नहीं शो करेंगे, ठीक है. सोशली विड्रॉल कर लेंगे अपने आप को, है ना, जो सोसाइटी है उससे दूर रहेंगे. और मरने की, सुसाइड करने की बातें आती रहेंगी इनके दिमाग में, है ना. और यही सब बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाएगा, कभी भी कुछ भी मेनियक एक्टिविटी करने लग जाएंगे. तो ये सब आप इसमें लिख लो. तो लिखो कि डिप्रेशन
ठीक है। इरिटेबिलिटी या फीलिंग ऑफ इरिटेबिलिटी, सैडनेस, ठीक है, सोशल विड्रॉल और थॉट ऑफ डेथ, सुसाइड, ठीक है। तो ये सब इनके दिमाग में चलता रहेगा। बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये सब आपके इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हो गया। तो बस, और ये मेनली आपका होती किस एज में जाके है, लगभग आप बोल सकते हो कि दिस डिजीज़ स्टार्ट्स अकरिंग यूजुअली एट द एज ऑफ 30 to 40 ईयर्स, ठीक है। तो हंटिंगटन कोरिया या हंटिंगटन डिजीज़ यूजुअली बिगिनस इन द एज ऑफ 30 to 40 ईयर्स, ठीक है भाई। तो देखेंगे इसमें हंटिंगटन डिजीज़ में आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम एक बार। तो एक क्रोमोसोम नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल CAG, जो CAG है वो कोड करता है आपका ग्लूटामीन को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल ऐसे बनेगा और ऐसे नॉर्मल जो न्यूरल सेल है वो ऐसे बनेगी, ठीक है। बट म्यूटेशन हो गया इसमें, यहाँ से यहाँ तक जो है म्यूटेशन हो गया आपका, ये देखो CAG का जो रिपीट्स है वो बढ़ गया। तो उसकी वजह से आपका पॉलीग्लूटामीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी देखो रिपीटेड रेड है ना, तो बहुत ज़्यादा ही बन गई। तो इसकी वजह से आपका जो न्यूरॉन बनेगी आपको डिजनरेटिव बनेगी, ठीक है। सो न्यूरॉन डिजनरेशन हो जाएगा और इसकी वजह से सारा जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, साइकोमोटर है, वो सब जो है इसी की वजह से जो डिफेक्टिव हो जाएगा सारा, ठीक है। तो ये एक डायग्राम दिखानी थी। तो उसके बाद सेकंड देखते हैं, मार्फन सिंड्रोम, ठीक है। तो मार्फन सिंड्रोम बेसिकली जो क्रोमोसोम नंबर 7 होता है उससे एसोसिएटेड होती है, और ये हम पढ़ चुके हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़। तो इसमें होता क्या है कि ये एक कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू की इलास्टिसिटी वगैरह जो है वो लॉस हो जाती है। तो होता क्या है कि क्रोमोसोम नंबर 7 पे एक जीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है FBN1 जीन, ठीक है। तो ये FBN1 जीन जो है वो इनकोड करता है एक प्रोटीन को जिसका नाम है फाइब्रिलिन 1, ठीक है। तो ये फाइब्रिलिन 1 को कोड करता है, और ये जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, नॉर्मल जो कनेक्टिव टिश्यू जो होती है उसकी इलास्टिसिटी वगैरह को मेंटेन करके रखता है। बट मान लो इसमें आपका म्यूटेशन हो गया, ठीक है, या कोई भी इसमें अनोमली हो गई, तो अब यहाँ पे बनेगी आपका डिफेक्टिव फाइब्रिलिन प्रोटीन। और इसकी डिफेक्टिव बनने की वजह से आपका इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी कनेक्टिव टिश्यू की, है ना। और जो उसकी जो भी इलास्टिक प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है टिश्यूज़ की, वो सब आपका एबनॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत मार्फन सिंड्रोम में बंदे, मार्फन सिंड्रोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि मार्फन ने डिस्कवर की थी, साइंटिस्ट का नाम है। ज़्यादातर सारी बीमारियाँ साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत लंबे लंबे हाथ पैर हो जाते हैं, बहुत पतला होता है बंदा इसमें, ठीक है। उसके जो फीट होते हैं आपके वो फ्लैट होते हैं नीचे से, जैसे कर्वेचर होता है ना नॉर्मली, बट इनके फीट जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। और टीथ जो है वो क्राउडेड होंगे, है ना, लंबे लंबे हाथ पैर होंगे। स्पाइन में भी हल्का सा कर्व होता है, स्कोलियोसिस जो होता है देखने को मिलता है मार्फन वालों में। उसके अलावा जिनको मार्फन सिंड्रोम होती है उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे जो आई का लेंस है वो डिसलोकेट हो जाता है ना। मिट्रल वॉल जो होती है उसमें प्रॉब्लम होती है, आयोटिक डायलेशन में प्रॉब्लम होती है, एम्फाइसीमा होता है, क्योंकि सब ये कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड है। तो अगर कनेक्टिव टिश्यू ही सही से नहीं बनी तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगी। तो ये लिख लो फटाफट इसमें कि इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ characterized by the loss of elastic tissue, ठीक है, affects numerous body systems including musculoskeletal, cardiovascular, neurological, रेस्पायरेटरी सिस्टम एट्सेट्रा, ठीक है। तो बहुत सारे पार्ट में। सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जीन मार्फन इन 1896, ठीक है। और अगर इंसिडेंस की हम बात करें इसकी, तो किसी 3-4 हज़ार में से एक को होता है इंसिडेंस, 1 in 3000 to 5000 के आसपास, ठीक है। तो ये इसका इंसिडेंस है। और डायग्राम में इसकी दिखा दूंगा फोटो। मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें, मैनिफेस्टेशन सिंपल है इसमें। मैनिफेस्टेशन से पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म में मैंने बोला इट इज़ कॉज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ म्यूटेशन इन
FBN1 जीन, ठीक है। इट इज़ नॉर्मली कोड्स फाइब्रिलिन 1, ठीक है। बट इसमें जब होगा म्यूटेशन, सो इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल फाइब्रिलिन प्रोटीन, ठीक है, विच लीड्स टू abnormalities in the mechanical stability and elastic properties of connective tissue, ठीक है। एक सेकेंड, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी का लॉस हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यूज़ का। तो ये सब आपका मार्फन सिंड्रोम हो गया। अब अगले पेज पे मैं इसकी मैनिफेस्टेशन और कॉम्प्लिकेशन बता देता हूँ, ठीक है। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो क्या होगा, मैंने बताया टॉल होगा, थिन बिल्ड होगी, लॉन्ग आर्म्स, लेग्स, फिंगर्स, ठीक है। फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होंगे इसके, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स, और बोल सकते हो कि क्राउडेड टीथ होंगे, क्राउडेड टीथ, फ्लैट फीट, है ना। उसके अलावा स्पाइन में स्पाइन कर्वेचर, ठीक है, जिसको स्कोलियोसिस बोलते हैं, बता चुका हूँ पहले भी मैं। तो ये सब इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रहेंगी। और अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें, जिस बंदे को मार्फन सिंड्रोम होगा, ये सब तो हो गई, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, कल को चल के जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो जो एबनॉर्मल बनी, उसकी वजह से आपका आयोटिक डायलेशन हो जाएगा, तो प्रॉपर प्रेशर नहीं बन पाएगा पंपिंग के लिए, आयोटिक डायलेशन। उसके अलावा आपका डिसलोकेटेड आई लेंस, ठीक है। और उसके बाद आपका एम्फाइसीमा हो सकता है, एम्फाइसीमा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ग्लाउकोमा भी होता है, ग्लाउकोमा, कैटरैक्ट, है ना, और मायोपिया, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं इसमें, ठीक है। तो दीज आर दी कॉम्प्लिकेशन। तो इस तरह से हमारी मार्फन सिंड्रोम जो था ये भी बता दिया मैंने। और ये मार्फन सिंड्रोम देखेंगे तो मार्फन सिंड्रोम में मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं वैसे ही इसमें देखो, लंबे लंबे हाथ पैर हैं, ठीक है, लंबे लंबे हैं। उसके बाद आपका जो जितना भी मतलब जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल दिए हुए हैं, टॉल थिन बिल्ड है, स्कोलियोसिस है, ये सब हमने लिखा है। हार्ट ब्लड वेसल्स कॉम्प्लिकेशन है, नर्वस सिस्टम कॉम्प्लिकेशन है ना, और न्यूमोथोरैक्स में ये सब हमने देखा है। क्राउडेड टीथ हैं, हाई आर्क नेक है, तो ये सब फ्लैट फीट हैं, है ना, और लॉन्ग नेक है, लॉन्ग फिंगर्स, सब कुछ है सब। तो ये एक डायग्राम है मार्फन सिंड्रोम की जो मुझे आपको दिखा देगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। सॉरी फॉर वन करेक्शन, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 7 नहीं, ये क्रोमोसोम नंबर 15 पे होता है सब, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर 15 पे सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। तो ये 7 काट के 15 इसको करना, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस हमने पढ़ा था कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करती है, जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, मैं अभी इसको बताऊँगा अच्छे से पूरा। एपिथेलियल्स होती हैं जैसे जहाँ भी म्यूकस का सिक्रीशन होता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, है ना, जीआईटी हो गया, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स हो गए, तो यहाँ पर ये एबनॉर्मल म्यूकस का सिक्रीशन कराएगी इस डिजीज़ में, मतलब एबनॉर्मल म्यूकस सिक्रीशन होगा, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। और मेनली वैसे तो ये अदर सिस्टम को अफेक्ट करता है, बट मेनली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, और इसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस होते हैं, और आपका सीओपीडी हो जाता है। सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है। तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है लंग का, जिसकी वजह से आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, और डेथ भी देखने को मिलती है इसमें, ठीक है। तो कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, अच्छी खासी प्रॉब्लम है। तो ये कैसे होता है मैं आपको वो सारा भी बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें 2 लाइन ओपनिंग स्टेटमेंट लिख लो आपका, कि इट इज़ एन autosomal recessive disorder that affects epithelial cells of the respiratory tract, GIT tract, है ना, reproductive tracts, and leads to abnormal exocrine gland secretion,
ठीक है, म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, अभी बताऊँगा सारा, ठीक है। और फिर एक पॉइंट वो लिख लो कि ऑल दो इट में अफेक्ट मैनी अदर ऑर्गन सिस्टम बट मेनली इट इज़ पोटेंशियली डैमेजिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें भी लंग्स का जो डैमेज होता है उसमें मेनली करती है। सो एक पॉइंट लिख लो कि ऑल दो इट कैन अफेक्ट मैनी ऑर्गन सिस्टम बट cystic fibrosis is particularly damaging the lungs leading to COPD, ठीक है, chronic obstructive pulmonary disease, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है लंग की। तो ये आपका हो गया, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या होता है इसमें, इन सिस्टिक फाइब्रोसिस जो नॉर्मल म्यूकस प्रेजेंट होता है ना, उसकी जो थिकनेस होता है, उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, क्योंकि एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है आपका, एबनॉर्मल सिक्रीशन हो रहा है, तो एपिथेलियल सरफेस पे उसका बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है। तो मैं अभी बताऊँगा, पहले इसका इंसिडेंस लिख लो आप। 1 in 2000 to 3000 लाइव बर्ड्स में आपका देखने को मिलती है ये, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। तो देखो मैकेनिज्म में क्या हो रहा है आपका, ठीक है। तो जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है आपका, उसमें क्या होता है, तो देखो ये मान लो कोई ल्यूमेन है, जो भी आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक के ल्यूमेन है, और यहाँ पे आपका एपिथेलियल सेल्स है। तो एपिथेलियल सेल्स इसमें क्या करती हैं, म्यूकस सिक्रीट करती हैं, ठीक है। तो ये म्यूकस क्या करता है, जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल इसके पास आ रहा है या कोई डस्ट पार्टिकल है, उसको एंट्रैप कर लेती है और ये म्यूकस फिर यहाँ से मूव कर देती है, ठीक है। मतलब लेस विस्कस होती है, पतली होती है, तो ये ट्रैप करके और ये इसको मूव करके ले जाती है, ठीक है। बट सिस्टिक फाइब्रोसिस के इसमें असल में क्या होता है, छोटे छोटे सिलिया होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट, जितना भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है हमारा उसमें सिलिया होता है ना, तो ये सिलिया की वजह से म्यूकस जो है वो मूव करता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा था नॉर्मल केस में। बट नॉर्मल केस में मतलब जैसे यहाँ पर ये जो म्यूकस होता है ये थोड़ा सा लेस विस्कस होता है, तो आराम से जो सिलिया होते हैं वो इसको मूव करा लेते हैं। बट जब सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है, तो अभी बताऊँगा होता कैसे। तो ये जो आपका ट्रैक था, इसमें जो एपिथेलियल सेल्स थी, तो इस पर जो सिलिया होता है आपका, अब यहाँ पर जो सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो म्यूकस बनता है वो इतना थिक हो जाता है कि जो सिलिया होता है, ये सिलिया इसको मूव करके ट्रैवल नहीं कर पाता, तो ये क्या करता है, यहीं पे आपका ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है पैसेज को। और अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा तो मतलब म्यूकस जो है वो यहीं पे रहेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया वगैरह को ये इंट्रैप करेगा, उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से आपका इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपका लंग में पूरा इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, और इसकी वजह से आपका डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऐसे होता है। अब ये होता कैसे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, अब मैं बताता हूँ आपको होता कैसे। तो नॉर्मली क्या होता है, पहले नॉर्मल वाला प्रोसेस बताएंगे कि यहाँ पर नॉर्मली आपका एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, प्रोटीन चैनल, जिसको हम बोलते हैं CFTR प्रोटीन चैनल। क्या बोलते हैं, CFTR प्रोटीन चैनल। CFTR प्रोटीन सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर प्रोटीन चैनल, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या करती है आपका, ये जो सेल है, जैसे मान लो ये म्यूकस सेल है आपका, ठीक है। तो ये म्यूकस सेल है, तो ये म्यूकस सेल में ये चैनल यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होंगे आपके, ठीक है। और भी बहुत सारे चैनल होंगे, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, है ना, वो सब चैनल भी होंगे। तो ये क्या करता है, ये सिस्टिक, ये मान लो CFTR चैनल है, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला, ये क्या करते हैं, सेल के अंदर से क्लोरीन को बाहर भेजते हैं, ठीक है। मैं इसकी एक डिजिटल डायग्राम भी दिखा दूंगा आपको। तो ये सेल के अंदर से क्लोरीन को बाहर भेजते हैं, और ये यहाँ पर आपका म्यूकस सिक्रीट कर रहे होती है, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल। तो जब ये क्लोरीन को बाहर भेजते हैं, तो क्लोरीन क्या करता है, अब जहाँ पे क्लोरीन आएगा वहाँ पे वाटर का अट्रैक्शन होने लग जाएगा अपने आप, ठीक है। ये ऑस्मोटिक बैलेंस में आपका होता है। तो जब यहाँ पे वाटर आएगा, तो ये जो म्यूकस आपका यहाँ पे बनेगा, जो ये सेल म्यूकस भी सिक्रीट कर रही है साथ साथ, तो ये म्यूकस थोड़ा सा मतलब लेस विस्कस होएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें आपका वाटर का एडिशन हो गया। तो नॉर्मली CFTR प्रोटीन चैनल का ये काम होता है कि क्लोरीन को बाहर भेजता है, और क्लोरीन जो है वाटर अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से जो म्यूकस होता है वो लेस विस्कस होता है, और फिर जो सिलिया प्रेजेंट होते हैं सेल्स पे, वो इसको आराम से मूव करा के निकल जाते हैं, ठीक है भाई, इतना समझ में आया, ओके। और इसके साथ साथ CFTR जो होता है, अदर सोडियम चैनल जो होते हैं आपके, उनको भी रेगुलेट करता है, उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में हेल्प करता है। तो ये तो नॉर्मल फंक्शन हो गया। बट जब जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है, तो इस CFTR जो होता है आपका, ये CFTR जो है, इसमें आपका डिफेक्ट हो जाता है। बेसिकली जो क्रोमोसोम नंबर 7 पर जो जीन होता है, जो इसका फॉर्मेशन करता है आपका CFTR का, तो इसमें मान लो म्यूटेशन हो गया, तो म्यूटेशन होने की वजह से आपका ये डिफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो डिफेक्टिव CFTR बना, तो ये डिफेक्टिव CFTR मान लो आपका ये सेल थी, तो यहाँ पर ये डिफेक्टिव बना हुआ। अब ये यहाँ से क्लोरीन को बाहर भेजने में सक्षम नहीं है, तो क्लोरीन यहाँ पे म्यूकस तो सिक्रीट हो रहा है, बट यहाँ पे क्लोरीन नहीं जा रहा है,
क्योंकि ये आपको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि डिफेक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पर वाटर का अट्रैक्शन जो हो रहा था पहले, अब वो अट्रैक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब म्यूकस का सिक्रीशन तो हो रहा है, तो म्यूकस की विस्कोसिटी जो है, यहाँ पे विस्कोसिटी जो है वो आपका बढ़ जाती है। और म्यूकस की विस्कोसिटी बढ़ गई तो जो सिलिया है, जो मैं आपको बता रहा था, जो सिलिया इसको मूव करा पा रहा था, वो अब नहीं करा पाएगा। तो यहीं पे म्यूकस का सिक्रीशन होता रहेगा और यहीं पर ही आपका ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा इस पार्ट को। ठीक है, तो कुछ ऐसा इसमें मैकेनिज्म होता है। समझ में आ गया होगा। तो एक डिजिटल डायग्राम भी देख लो इसकी, वहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम इसको लिखते हैं। ठीक है, ये देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है आपका, कि ये देखो नॉर्मल वाली हेल्दी ब्रोंकस है, ठीक है, जो एयरवे पाथवे है आपका। तो इसमें क्या होता है, जो म्यूकस होता है वो टाइम टू टाइम जो है वो क्लियर होता रहता है, तो जो एयर फ्लो है वो अच्छा है। इसमें देखो म्यूकस जो है वो आपका एक्यूमुलेट हो गया, तो इसकी थिकनेस जो है वो देखो कैसे नैरो डाउन हो गई। तो एयर को मूव करने के लिए बहुत ही छोटा पैसेज मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पुअर एयर फ्लो होगा। तो ये आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस में। इसकी दूसरी डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इस डायग्राम में देखो कि ये जो CFTR चैनल है ये नॉर्मल थे। ठीक है, तो जब ये नॉर्मल होते हैं तो क्लोराइड आयन जो इसके अंदर बन रहे हैं वो आपका धीरे धीरे ये बाहर भेजता रहता है। ठीक है, तो आउटसाइड सेल है आपका, यहाँ पे देखो म्यूकस नहीं है, बहुत ही मतलब पतली लेयर होती है म्यूकस की, क्योंकि ये जो क्लोराइन बाहर आया है, क्लोराइड आयन बाहर आए हैं, ये फिर वाटर को अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे आपका जो म्यूकस की थिकनेस है वो बहुत कम रहेगी। ठीक है, इसकी वजह से आपका जो एयरवे वॉल है वो कुछ ऐसी दिखेगी आपका, बहुत ही थिन लेयर ऑफ म्यूकस, लिखा ना थिन लेयर ऑफ म्यूकस, है ना। तो ये लिखा है ना थिन लेयर ऑफ म्यूकस। तो ये आपका नॉर्मल में ऐसे होगा। बट जब डिफेक्ट हो जाएगा, जब CFTR में म्यूटेशन हो गया, जो चैनल में डिफेक्ट हो गया, तो अब ये क्लोरीन को बाहर नहीं भेज पा रहा है। तो अगर ये क्लोरीन बाहर नहीं भेज रहा है तो यहाँ पे वाटर का अट्रैक्शन भी नहीं होगा, और वाटर का अट्रैक्शन नहीं होगा तो म्यूकस देख रहे हो कितना थिक हो गया। यहाँ पे ये देखो कितना थिक म्यूकस है। तो अगर ये थिक म्यूकस आप देखेंगे जो एयरवे पैसेज है उसमें, तो कुछ ऐसे दिखेगा और बहुत ही छोटा सा रास्ता मिलेगा एयर को मूव करने के लिए। तो बहुत ही मतलब पेनफुल रेस्पिरेशन होता है इन लोगों में। ठीक है, तो ये आपका डिफेक्ट हुआ इसकी वजह से। एक डायग्राम बड़े में भी देख लो। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो CFTR चैनल को देखो आप पहले। CFTR चैनल जो है आपका वो क्लोराइड जो है उसको बाहर भेज रहा है सेल से। ठीक है, तो नॉर्मल जो म्यूकस है ग्रीन वाला हल्का हल्का छोटा सा म्यूकस है, और ये पूरा ल्यूमेन है वाइट वाला जो एयरवे ल्यूमेन है। तो ऐसा कुछ हो रहा है क्योंकि वहाँ यहाँ पे इसने वाटर को अट्रैक्ट करा और सोडियम वोडियम, बाकी पंप को मत देखो, बस ये समझ लो जो मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन जब ये डिफेक्ट हो गया CFTR जो है, अब देखो इसकी डायग्राम जो थी वो डिफेक्ट हो गई, तो ये डिफेक्टिव CFTR जो है वो क्लोरीन को बाहर नहीं भेज पा रहा है। तो क्लोरीन जो है, क्लोराइड आयन जो है वो अंदर ही पड़ा हुआ है। तो बाहर आपका क्लोराइड नहीं पहुंचा, तो यहाँ पर वाटर का अट्रैक्शन भी नहीं होगा। अगर पहुँचता बहुत कम ही पहुँचता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है। तो देखो म्यूकस की थिकनेस देखो, यहाँ पे इतना ज़्यादा थिक हो गया और यहाँ पर सिर्फ इतना सा था आपका, समझ रहे हो। तो ये ल्यूमन था और यहाँ पे ल्यूमन देखो कितना सा बचा। तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया आपका। ठीक है, तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस में ऐसे होता है। समझ में आ गया होगा। तो देख लिया आपने, समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि CFTR सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर प्रोटीन जो है आपका, इसमें डिफेक्ट हो गया। इस चैनल में प्रोटीन डिफेक्ट चैनल, प्रोटीन चैनल गेट्स डिफेक्टेड। ठीक है, बेसिकली इसमें म्यूटेशन हो गया आपका। तो म्यूटेशन होने की वजह से आपका एबनॉर्मल CFTR चैनल आपका जो है वो अब नॉर्मल हो गया। इसकी वजह से क्या होगा आपका डिफेक्टिव आयन ट्रांसपोर्टेशन, डिफेक्टिव आयन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और इसकी वजह से आपका जो एयरवे सरफेस है उस पर लिक्विड का डिप्लीशन हो जाएगा, तो ये म्यूकस थिक हो जाएगा। सो इट लीड्स टू एयरवे सरफेस लिक्विड डिप्लीशन। ठीक है, देन ये हो जाएगा आपका। तो उसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, म्यूकस एक्यूमुलेशन हो जाएगा, म्यूकस एक्यूमुलेशन। तो म्यूकस एक्यूमुलेशन हो गया। उसकी वजह से जब म्यूकस एक्यूमुलेट आएगा तो मैंने बोला बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, आपका पूरा एयरवे जो है वो आपका इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, एयरवे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, है ना। और इट लीड्स टू लंग टिश्यू डैमेज, लंग टिश्यू डैमेज। लंग का ही मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि मेनली लंग पे ही अफेक्ट करता है। ब्रीदिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अदर जो पार्ट हैं, अदर जो ऑर्गन्स है उसमें भी होता है, बट मेनली इसमें होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो अब मैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताऊंगा। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दो तरह से बताऊंगा। एक आपको मैं बताऊंगा पल्मोनरी, पल्मोनरी में क्या क्या हो रहा है जो हमने अभी पढ़ा है, और एक बताऊंगा आपको नॉन पल्मोनरी। ठीक है, तो अगले पेज पे बताता हूँ। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बोला दो तरह से बताऊंगा, पल्मोनरी एंड नॉन पल्मोनरी। तो पल्मोनरी में देखेंगे आप, तो जब म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाएगा तो कफ जो होगा वो आपका प्रोडक्टिव होगा, मतलब म्यूकस निकलेगा उसमें। सो आप बोलेंगे प्रोडक्टिव कफ, प्रोडक्टिव कफ। ठीक है, और हाइपर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा लंग्स का, हाइपर इन्फ्लेमेशन
इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, ठीक है। और जब आप सांस लेंगे ब्रीदिंग के टाइम पे आपका वीजिंग साउंड आएगा, ठीक है, ऐसे लगेगा सीटी बजा रहे हो। उसके बाद जो चेस्ट का इन्फेक्शन है, बहुत चेस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, चेस्ट इन्फेक्शन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा होगा। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होगी आपको। तो ये तो आपके हो गए पल्मोनरी। और नॉन पल्मोनरी अगर हम देखें तो जैसे जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है आपका, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे पेनक्रियाज जो है वो सही से काम नहीं करेगा, एब्डोमिनल पेन रहेंगे आपको, तो वो सब आपका जीआईटी है। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन, पेनक्रियाज इनएफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद आपका बिलियरी सिरोसिस भी हो सकता है, बिलियरी सिरोसिस, ठीक है। उसके बाद विटामिन डिफिशिएंसी हो सकती है, सही से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, विटामिन डिफिशिएंसी हो सकता है। वेट लॉस हो सकता है, वेट लॉस, ठीक है। और जो स्किन है ना, ये मैं आपको बता दें, स्वेट जो स्वेट ग्लैंड है ना, उसमें आपका क्लोरीन का एक्युमुलेशन हो जाएगा, तो ऐसे सॉल्टी सॉल्टी सा टेस्ट आएगा स्किन के ऊपर, ठीक है। तो सॉल्टी टेस्टिंग स्किन, ठीक है, बहुत ज़्यादा NaCl हो जाएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट दी सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब मैं आपको थोड़ा सा फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में बताता हूँ। सो नेक्स्ट इज फिनाइल कीटोन यूरिया। तो फिनाइल कीटोन यूरिया में हमने पढ़ा था कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है आपका, जो आपका होता है, जैसे आप यहाँ पे देखो, जो क्रोमोसोम नंबर 12 होता है उसके ऊपर एक जीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है, जीन का नाम है PAH जीन। PAH जीन की फुल फॉर्म क्या है, इसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जीन जो है, इसमें आपका इसमें कुछ क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो गया मान लो, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या होता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग फिनाइल एलानिन, जो बॉडी में सिक्रीट होता है, फिनाइल एलानिन, इसको ये कन्वर्ट करता है आपका ट्रायरोसिन में, टायरोसिन में, दिस जीन, ठीक है। तो इस जीन से जो भी प्रोटीन फॉर्मेशन होगा आपका, बेसिकली ये जीन रिस्पॉन्सिबल है फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए। बट क्या हुआ, इसमें म्यूटेशन हो गया, ठीक है, तो ये आपका बनी नहीं है जो PAH है ये बना ही नहीं, या बना तो डिफेक्टिव बना, जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लायक नहीं है, ठीक है। तो होगा क्या कि फिनाइल एलानिन आपका बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाएगा, ठीक है, इट गेट्स एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल पायरुवेट। ये फिनाइल एलानिन जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुवेट। और ये फिनाइल पायरुवेट है, फिर आपका ब्रेन में जाके ब्रेन में एक्यूमुलेशन हो जाएगा इसका, फिनाइल पायरुवेट का ब्रेन एक्यूमुलेशन। और इसकी वजह से आपका जो एनोमलीज़ हैं, जो मैनिफेस्टेशन है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। सो जैसे जो ब्रेन है, ब्रेन में डैमेज हो जाएगा, नर्वस सिस्टम में डैमेज हो सकता है, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाएगी, बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज आती हैं, एपिलेप्सी हो सकती है इसकी वजह से, एक्जेमा हो सकता है, मूड डिसऑर्डर हो सकते हैं, माइक्रोसेफेली, बहुत सारे ट्रीमर्स वगैरह, वॉमिटिंग वगैरह, तो वो सब मैं आपको मैनिफेस्टेशन में बताऊँगा, ठीक है। तो बेसिक से ये समझ लो कि फिनाइल एलानिन जो है टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए PAH जीन रिस्पॉन्सिबल था, बट ये नहीं है, या डिफेक्ट हो गया, कुछ भी इसमें अनोमली हो गई जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया। और टायरोसिन बॉडी में क्यों चाहिए होता है, तो आपको पता ही होगा, टायरोसिन आपका मेलानिन, डोपामिन वगैरह की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, मेलानिन एंड डोपामिन वगैरह के एट्सेट्रा सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एक लाइन लिखेंगे पहले फिनाइल कीटोन यूरिया को डिफाइन करने के लिए। सो एन ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू एन ऑटोसोमल रिसेसिव metabolic disorder caused due to mutation in gene for PAH, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ और इसमें आपका डिफेक्ट हो गया, ओके। तो एक पॉइंट ऑन लिखेंगे, नॉर्मली दिस जीन प्रोड्यूसेस एन एंजाइम विच कन्वर्ट्स। तो यहाँ पे जो फिनाइल एलानिन जीन है, ये आपका एक एंजाइम सिक्रीट कर रहा था, जो नहीं हो पाया, जो डिफेक्ट हो की वजह से नहीं हो पाया। तो एक लाइन लिखेंगे, नॉर्मली दिस जीन प्रोड्यूसेस एन एंजाइम विच कन्वर्ट्स फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन, ओके, बट ड्यू टू म्यूटेशन और अनोमली इट डजेंट हैपन एंड इट लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानिन, I mean it gets converted phenylalanine to
इट कन्वर्ट्स फिनाइल एलानिन टू फिनाइल पायरुवेट। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिनाइल पायरुवेट्स गेट एक्युमुलेटेड इन द ब्रेन। तो अब इसके बाद मैं आपका मैनिफेस्टेशन बताता हूँ। अच्छा, इंसिडेंस भी लिख लो आपका। इंसिडेंस देखो तो आपका 10,000 में से किसी एक को होता है, 1 in 10,000, तो ज़्यादा कॉमन नहीं है लाइव बर्थ। चलो अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि इट गेट्स एक्युमुलेटेड इन द ब्रेन एंड इट डैमेजेस द ब्रेन, डैमेजेस द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, विच कैन लीड्स टू, इट कैन लीड्स टू लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसएबिलिटीज़, देन आपका बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज़, बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज़, एपिलेप्सी, ठीक है, उसके अलावा एक्ज़ेमा, ठीक है, वोमिटिंग, ट्रीमर्स, उसके अलावा जर्किंग मूवमेंट, जर्किंग मूवमेंट्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है, माइक्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली भी हो सकता है बेबी में। देन आपका मूड डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स, ठीक है, तो ये कुछ आपकी इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गई। अब इसके बाद आपका सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया बचता है, तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, वो आपके पार्ट 3 में आ जाएगा, तो इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। बड़ा हो रहा है, बड़ी वीडियोस मेरे सिस्टम से अपलोड नहीं हो रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसको इतना ही रखता हूँ। फिर मैं सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया आपको अगले लेक्चर में देता हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।